भुवन सुंदरी पार्ट 4 ये। कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी राय मुझे कमेंट्स के रूप में बताइए। ज्योतिष शास्त्रज्ञ बता चुके थे कि जो व्यक्ति सर्वप्रथम ट्रॉय की भूमि पर कदम रखेगा उसकी मृत्यु निश्चित है। चंद्रप्रभु ने इस भविष्यवाणी की परवाह नहीं की और वह पहले पहल जहाज से कूद पड़ा। जहाज से कूदने वाला दूसरा था वज्रकाय। उसके पीछे पीछे ग्रीक की सेनाएं उतरी और युद्ध के लिए सन्नद्ध हो गई। ट्रोजन में मराल नाम का एक वीर था। वह ना ही तलवार की चोट से मर सकता है या ना ही बच्ची के चुभने से। उस मराल ने पहले ही दिन युद्ध में कितने ही ग्रीक योद्धाओं को मौत के घाट उतारा था। वज्रकाय ने मराल का सामना किया और उससे घमासान लड़ाई हुई। बहुत देर तक लड़ाई होती रही पर मराल ने अपनी हार नहीं मानी। ठोकर खाने के कारण जब मराल नीचे गिर गया तब वज्रकाय उस पर झपट पड़ा, उसकी छाती पर बैठ गया और उसका गला घोंटकर उसे मृत्युलोक पहुंचा दिया। मराल के मरते ही ट्रोजन की सेनाएं डर के मारे तितर बितर हो गई और पीठ फेर कर ट्रॉय नगर की ओर भाग गई। उसके बाद ग्रीकों ने अपने जहाज़ समुद्री तट के एक सुरक्षित स्थान पर रोके और ट्रॉय नगर की दीवारों के बाहर घेराव कर दिया। यह घेराव 10 सालों तक चलता रहा। 9 वर्षों तक कोई खास लड़ाई तो नहीं हुई, किंतु अनेक अन्य घटनाएं घटी। ट्रॉय के राजा वर्धन की 2 पत्नियां थीं। मोहन की माँ उसकी दूसरी पत्नी थी। उसके 50 पुत्रों में से 19 पुत्र उसी के थे। उनमें से ज्येष्ठ पुत्र था वीरसिंह। उसके पुत्रों में से इलय भी एक था। देवज्ञों ने कहा था कि इलय 20 साल का हो जाएगा तो ट्रॉय नगर पर कोई विजय नहीं पा सकेगा। वर्धन को अपने इस पुत्र पर बहुत ही गर्व था। उसने उसे बचपन से ही अनेक युद्ध विद्याएं भी सिखलाई, क्योंकि देश का भविष्य और सुरक्षा उसी के हाथ में होंगे। वह जब 20 साल का हो जाएगा तब शत्रु उसके देश की ओर झांक कर भी देखने का साहस नहीं करेंगे। नागरिक भी इलय को बहुत चाहते थे। उसके बल पराक्रम को देखकर वे दांतों तले उंगली दबाते थे, किंतु होनी को कौन टाल सकता है। इसलिए वज्रकाय ने संकल्प किया था कि किसी तरह इलय का अंत कर देना चाहिए। एक दिन इलय मंदिर के प्रांगण में घुड़सवारी कर रहा था। वज्रकाय वहां गया और उसने इलय को वर्ची से भोंक कर मार डाला। इलय की मौत से ट्रॉय के नागरिक बहुत दुखी हुए। उन्होंने उस पर बड़ी बड़ी आशाएं बांध रखी थी। वर्धन के पुत्रों में से वृकाक्ष एक था। बगीचे के पेड़ों की शाखाओं को तोड़कर वह रथ के पहियों के लिए आवश्यक लकड़ियां छील रहा था। रात के समय वज्रकाय छिपे छिपे नगर में पहुंचा और बगीचे में गया। वहाँ वृकाक्ष काम पर लगा हुआ था। उसने उसे पकड़ लिया और अपने शिविर में ले गया। ग्रीक नेता निर्णय नहीं कर पाए कि इस कैदी को क्या करना है। उसे एक राजा का गुलाम बनाकर बेच डाला। उस राजा के दरबार के किसी दरबारी ने उस पर सहानुभूति दिखाई और धन देकर उसे राजा से खरीद लिया। यूं उसे गुलामी से विमुक्त किया। वृकाक्ष जब ट्रॉय नगर लौट रहा था तब रास्ते में वज्रकाय ने उसे देखा और वही का वही उसे मार डाला। वज्रकाय ने इस प्रकार के अनेकों कार्य किए। युद्ध तो चल नहीं रहा था। ग्रीक सैनिकों के पास कोई काम भी नहीं था। इसलिए वज्रकाय ने ग्रीक सैनिकों के एक दस्ते को लेकर ट्रॉय नगर के आसपास के प्रदेशों को लूटना प्रारंभ कर दिया। जब वे एड़ा पर्वत पर पहुंचे तब वहाँ प्रशंसन नामक एक व्यक्ति से उसकी भेंट हुई। प्रशंसन मोहन के ही वंश का था। मोहन जब भुवनसुंदरी को ले आने स्पार्ट नगर गया था तब वह भी उसके साथ था। उस समय उसने मोहन की काफ़ी मदद की थी। फिर भी भुवनसुंदरी को लेकर ग्रीकों व ट्रोजनों में जो युद्ध छिड़ा उसमें वह तटस्थ ही रहा। ना ही उसने युद्ध में भाग लिया और ना ही उसकी सेनाओं ने। प्रशंसन एड़ा पर्वत पर चरवाहों के साथ था। उस समय वज्रकाय और उसके सैनिक वहां आए। वज्रकाय की शक्ति के सामने उसकी दाल ना गली, इसलिए पर्वत से उतरकर भाग गया।
वज्रकाय प्रशंसन के पराक्रम के बारे में सुन चुका था। वह जान गया था कि प्रशंसन भविष्य में उसके लिए खतरा साबित हो सकता है। उसे यह भी मालूम हुआ कि वह शांत स्वभाव का है, लेकिन उसकी शांति में खलल पहुंचाने पर शत्रु पर पिल पड़ेगा और उसका सर्वनाश करेगा। इसलिए उसने उसे सदा के लिए सुला देना चाहा। इस आकस्मिक आक्रमण के सामने प्रशंसन अपने को संभाल नहीं पाया और उसे भागना पड़ा। ग्रीकों ने प्रशंसन के चरवाहों को मार डाला और पशु संपदा को अपने अधीन कर लिया। इस घटना के बाद प्रशंसन से तटस्थ रहा ना गया। वह तुरंत अपनी सेनाओं को ट्रॉय नगर ले गया और युद्ध के लिए कटिबद्ध हुआ। कहानी और है।